मध्य प्रदेश के एक छोटे से देहाती इलाके में एक सरकारी स्कूल था। टूटी हुई दीवारें, पुराने बेंच और छत से टपकता बरसात का पानी। उसी स्कूल में पढ़ाते थे सूरज। ना कोई पहचान, ना कोई सिफारिश, ना कोई बड़ा सपना। उनका सपना बस इतना था, अगर मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं तो मेरा जीवन सफल है। उसी कस्बे में रहती थी आराध्या। उसकी आंखों में आग थी, आगे निकल जाने की, कुछ बड़ा बनने की। आईएएस बनने का सपना उसकी सांसों में बसता था। और उसी कस्बे में एक साधारण सा आदमी भी रहता था, सूरज, जिसके सपने छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़ा था। जब दोनों की शादी हुई तो आराध्या ने बिना किसी भूमिका के कह दिया, मैं रुकूंगी नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। सूरज ने कुछ पल उसे देखा। उस पल में ना शिकायत थी ना सवाल, बस एक हल्की सी मुस्कान। वो बोला, रुकना तुम्हारे लिए मौत होगा तो रुको मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन सच ये था कि उस रास्ते में चलने की कीमत सूरज को अकेले चुकानी थी। सुबह 4 बजे जब पूरा कस्बा सोया रहता, सूरज चुपचाप उठता, ठंडी रसोई में एक कप चाय बनाता और सोचता, आज इसका दिन अच्छा जाए। वो अपनी थकान चाय की भाप में छोड़ देता। दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाता, फिर लौटकर घर के काम, किराना, बिल, मरम्मत, सब कुछ। कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं भी थक गया हूं। रात को जब आराध्या का आत्मविश्वास टूटता तो उसका गुस्सा सबसे पहले सूरज पर गिरता। कभी ऊंची आवाज, कभी ताना, कभी चुप्पी। सूरज हर बार बस सुनता रहा। उसने कभी नहीं कहा, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, क्योंकि वो जानता था, अगर उसने ये कह दिया तो उसका साथ एहसान बन जाएगा। जब आराध्या रोती तो सूरज उसके आंसू पूंछता। खुद के आंसू उसने कभी गिने ही नहीं। कभी कभी रात के सन्नाटे में वो अकेले बैठकर सोचता, अगर ये सफल हो गई तो क्या मैं पीछे छूट जाऊंगा। फिर खुद को डांट देता, उसकी उड़ान मेरी असुरक्षा से बड़ी है। जब आराध्या थक जाती, किताबें बंद कर देती और हार की बात करने लगती, तो सूरज धीरे से कहता, आज मत पढ़ो, कल फिर जीतना। क्योंकि उसे पता था, अगर आज वो टूट गई तो सालों का सपना आज ही मर जाएगा। वो आदमी कभी मंच पर नहीं दिखा, कभी किसी ने उसकी पीठ नहीं थपथपाई। इंटरव्यू से ठीक 1 हफ्ता पहले आराध्या को अचानक तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने साफ कहा था, शरीर कमजोर है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन आराध्या ने सुना कहाँ, वो फिर भी किताबों में डूबी रही। उसी रात सूरज चुपचाप बाहर गया। उसने अपनी माँ की दी हुई इकलौती ज़मीन के कागज साहूकार के पास गिरवी रख दिए। क्यों? ताकि आराध्या को दिल्ली भेज सके। बेहतर कोचिंग, अच्छा हॉस्टल और इंटरव्यू से पहले एक मानसिक सुकून। जब आराध्या ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए, सूरज मुस्कुराकर बोला, स्कूल में एरियर निकला है। लेकिन सच ये था, उस दिन सूरज ने अपने भविष्य की आखिरी सुरक्षा बेच दी थी और आराध्या उसी इंटरव्यू में 1 अंक से रह गई थी। लेकिन किस्मत ने पहली बार उसके सपने को ठुकरा दिया। इंटरव्यू में असफलता, और वहीं से आराध्या के भीतर कुछ ऐसा टूट गया जिसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। समाज की फुसफुसाहटें धीरे धीरे उसके कानों में जहर बनकर उतरने लगी। शादी कर ली है, अब कौन सी आईएएस बनेगी? पति सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, इतनी ऊंची उड़ान कैसे भरेगी? ये शब्द हर रात उसके सपनों के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते। वो पढ़ती थी लेकिन अक्षर धुंधले हो जाते। किताब खुली होती और आंखों के सामने अपनी ही असफलताओं का डर नाचता रहता। और जब इंसान अपने डर से हारता है तो उसे कोई चाहिए होता है जिस पर वो सारा दर्द उलीच सके। वो इंसान सूरज था। धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे। पहले चुप्पी आई, फिर तंज, फिर शिकायतें जो हर शाम घर की दीवारों से टकराकर और भारी हो जाती। तुम समझते ही क्या हो? एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने वाला मेरे सपनों का बोझ कैसे समझेगा? अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद आज मैं कुछ और होती। हर वाक्य सूरज के सीने में किसी कील की तरह धंसता गया। लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो जानता था, ये गुस्सा नहीं है, ये एक टूटी हुई उम्मीद की चीख है। रातों में जब आराध्या सो जाती, सूरज चुपचाप छत की तरफ देखता रहता। उसे अपने सपने याद नहीं आते थे, उसे सिर्फ आराध्या के सपने याद आते थे, जो कभी उसकी आंखों में चमकते थे। वो जानता था, जब इंसान हारता है तो सबसे पहले अपने सबसे अपने को ही दोषी ठहराता है।
फिर वो दिन आया जिसका डर सूरज के मन में कभी न कभी पलता रहा था। आराध्या ने बिना रोए, बिना आवाज कांपाए बस इतना कहा, मुझे तलाक चाहिए। उस पल सूरज को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का सब कुछ एक साथ खाली कर दिया हो। आंखें भर आईं, गला रुंध गया, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बस एक पल चुप रहा और फिर बहुत धीमे से बोला, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो जाओ। उसकी आवाज में न नाराजगी थी न बदला, बस एक ऐसा आदमी था जो अपनी सबसे प्यारी चीज को खुद से दूर भेज रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उड़ सके। और उस दिन आराध्या घर से नहीं निकली। सूरज की खामोशी से उसका दिल पहली बार डर। आराध्या 3 साल की कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प के बाद वो आईएएस बन गई। शुरुआत में हालात उसके पक्ष में नहीं थे। सीमित संसाधन, कठिन परिस्थितियां और असफलताओं का डर, सब कुछ उसके सामने था। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य को ही अपना जीवन बना लिया। वो रोजाना तय समय पर पढ़ाई करती, अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान देती और हर असफल मॉक टेस्ट से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाती गई। कई बार थकान और निराशा ने उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर उसके सपनों ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। परिवार का विश्वास और उसका खुद पर भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। 3 साल तक लगातार संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ की गई मेहनत रंग लाई। जब परिणाम आया तो उसका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज वो सिर्फ आईएएस अधिकारी नहीं बनी थी, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन चुकी थी। अफसर बनकर जब वो उसी जिले में पहुंची तो सरकारी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका दिल अजीब सी घबराहट से भर गया। ये जिला अब उसकी पोस्टिंग थी, पर कभी यही जिला उसका सपना, उसकी जिद और उसकी सबसे बड़ी गलती भी रहा था। स्कूल की गेट पर उतरते ही बच्चों की आवाजें आईं, खुली, सच्ची, बेफिक्र। वही आवाजें जिनके लिए सूरज अपनी सारी उम्र चुपचाप दे चुका था। वो क्लास में पहुंची। ब्लैक बोर्ड के पास सूरज खड़ा था। चेहरे पर वही सादगी, वही शांत आंखें और बालों में अब कुछ सफेद रेखाएं भी थीं। एक बच्चा कांपते हाथों से कॉपी पकड़े खड़ा था। सूरज ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और बहुत धीरे से कहा, डर मत, जिंदगी भी गणित जैसी है। समय लगेगा, गलतियां होंगी, पर हल जरूर निकलेगा। वो आवाज आराध्या के दिल में किसी भूले हुए गीत की तरह उतर गई। वही आवाज जो कभी रात के सन्नाटे में उसे हिम्मत देती थी। वही आवाज जिसे उसने कामयाबी की दौड़ में पीछे छोड़ दिया था। सर यही है, पीछे से किसी ने कहा। सूरज ने मुड़कर देखा। सामने आईएएस बैज चमक रहा था। साफ साड़ी, सधा हुआ आत्मविश्वास और आंखों में जिम्मेदारी की सख्ती। लेकिन उस सख्ती के पीछे वो चेहरा था जो कभी उसकी थकान का सहारा था, उसकी असफलताओं का मरहम था। एक पल के लिए सूरज की आंखें ठहर गईं, जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। फिर उसने सिर झुकाया और कहा, जी मैडम। वो एक शब्द, मैडम, आराध्या को भीतर तक चीर गया। कभी ये आवाज उसे नाम से बुलाती थी, कभी कहती थी, थक गई हो, चाय बना दूं। कभी बिना कुछ बोले उसकी किताबों के पास दिया रख देती थी। आज वही आवाज उसे एक पद से पहचान रही थी। आराध्या की आंखें क्लासरूम में घूम गईं। टूटी बेंच, फटे चार्ट और सूरज के आसपास बैठे बच्चे जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनकी पूरी दुनिया हो। उसे अचानक समझ आया, वो अफसर तो बन गई, पर जो इंसान इतनी जिंदगियों का भविष्य गढ़ रहा था, वो आज भी उसी जगह खड़ा था जहां उसने उसे छोड़ा था। उसका गला भर आया, शब्द साथ छोड़ रहे थे। आंखें कुछ कहना चाहती थीं, पर अफसर की गरिमा उसे चुप रहने का आदेश दे रही थी। सूरज ने ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा किया और बच्चों से कहा, अब लिखो और याद रखना, किसी के बड़े होने से नहीं, अच्छा होने से जिंदगी सुलझती है। आराध्या ने नजरें झुका ली। पहली बार आईएएस की कुर्सी उसे बहुत छोटी लगी। उस रात बंगले की चकाचौंध में बैठी आराध्या पहली बार खुद को सबसे गरीब महसूस कर रही थी। अगले दिनों में दूसरे दिन आराध्या कुछ भारी सा लिए हुए सूरज के स्कूल की ओर चली। रास्ता वही कच्चा था, धूल, टूटे पत्थर और धूप में तपती सड़क, लेकिन आज उसके कदम कहीं ज्यादा बोझिल थे। स्कूल के गेट से कुछ दूर पहले वो रुकी। बरगद के पेड़ की छांव में कुछ औरतें पुराने गमछों को गोद में फैलाए सड़क किनारे बैठी थीं। किसी की गोद में बच्चा था, किसी के हाथ में आधी फटी कॉपी और किसी की आंखों में बस डर और थकान। आराध्या ने धीमे स्वर में पूछा, बहन, यहाँ स्कूल में सूरज मिश्रा मास्टर जी पढ़ाते हैं ना?
इतना सुनते ही मानो हवा ठहर गई। एक बुजुर्ग महिला ने अपनी आंखें पोंछी और कांपती आवाज में बोली, मैडम, आप सूरज बाबू को जानती हैं? आराध्या ने सिर हिलाया। बस फिर क्या था, एक एक करके सब औरतें उसके पास आ गईं। मैडम, वो इंसान नहीं है, हमारे लिए तो देवता है। एक औरत बोली, मेरे बेटे के पास कॉपी नहीं थी, सूरज बाबू ने अपनी तनख्वाह से कॉपी किताब ला कर दी। दूसरी औरत की आवाज भर आई, मैडम, मेरी बिटिया भूखी स्कूल आती थी, वो चुपचाप अपने टिफिन से आधा खाना उसे खिला देते थे। तीसरी औरत ने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, बरसात में बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं थी, सूरज बाबू ने कहा, बच्चों की शर्म मेरी जिम्मेदारी है, और अगली तनख्वाह में सबके कपड़े आ गए। आराध्या पत्थर की तरह खड़ी रह गई। एक माँ ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैडम, वो कभी नहीं बोले कि उन्होंने क्या किया, बस कहते थे पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई कमजोर नहीं समझेगा। किसी ने कहा, हम उन्हें मास्टर नहीं कहते, हम उन्हें भगवान मानते हैं। किसी ने कहा, अगर आज हमारे बच्चे अपना नाम लिख पाते हैं तो वो सूरज बाबू की कुर्बानी है। आराध्या की आंखों के सामने अचानक वो इंसान खड़ा हो गया जो चुपचाप उसके सपनों के लिए पीछे रह गया था। उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे समझ आया, सूरज ने सिर्फ उसका साथ नहीं दिया था, सूरज ने पूरा जीवन दूसरों के लिए जला दिया था। उसकी पलकों से आंसू बिना इजाजत गिर पड़े, और उस पल आराध्या ने मन ही मन कहा, मैंने एक अफसर बनने के लिए सब कुछ पाया और एक देवता को समझ ही नहीं पाई। जब आराध्या स्कूल पहुंचती है तो जैसे समय एक पल के लिए ठहर जाता है। टूटी हुई दीवारों और उखड़े हुए फर्श के बीच एक अलग ही दृश्य उसका इंतजार कर रहा होता है। सूरज किसी ऊंचे मंच पर खड़े होकर पढ़ा नहीं रहा था, वो बच्चों के बीच उसी पुरानी दरी पर पालथी मारकर बैठा था, बिल्कुल उनके जैसा। उसके हाथ में न कोई मोटी किताब थी, न ही डांटने वाला रजिस्टर, बस एक छोटी सी स्लेट और आवाज में अजीब सी नरमी। वो किसी सवाल को आदेश की तरह नहीं पूछता, बल्कि कहानी की तरह कहता, और बच्चे उसे ऐसे सुनते जैसे कोई अपना उन्हें कुछ समझा रहा हो। कोई बच्चा बीच में बोल पड़ता तो सूरज उसे चुप नहीं कराता, मुस्कुराकर कहता, अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? बच्चों की आंखों में डर नहीं था, उलझन नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा थी। किसी बच्चे का हाथ उसके कंधे पर टिक जाता, कोई अपनी कॉपी आगे सरका देता, और सूरज हर एक की तरफ उसी ध्यान से झुकता जैसे वही उसका सबसे जरूरी छात्र हो। आराध्या दरवाजे पर खड़ी ये सब देखती रह जाती है। उसे एहसास होता है, ये पढ़ाना नहीं है, ये भरोसा है। ये वो जगह है जहाँ बच्चे नंबरों के लिए नहीं, समझ के लिए बैठते हैं। और उसी पल आराध्या पहली बार महसूस करती है, जिस इंसान को उसने सिर्फ साधारण टीचर समझा था, वो असल में इन बच्चों की दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। वो दुखी मन से वापस लौट जाती है। आराध्या रात के सन्नाटे में अपने कमरे में बैठी थी। टेबल पर फाइलें थीं, लैपटॉप खुला था, लेकिन उसका मन बार बार सूरज पर अटक रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैडम, ये स्कूल से आया एक पुराना पैकेट है, स्टोर रूम साफ करते समय मिला, चपरासी ने कहा। आराध्या ने लिफाफा खोला। अंदर एक पीला पड़ चुका हाथ से लिखा खत था। तारीख ठीक वही दिन जब आराध्या ने तलाक मांगा था। खत सूरज की लिखावट में था। खत के शब्द, भावनात्मक पंच। आराध्या, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह हट चुका हूं। मैं तुमसे कुछ मांगना नहीं चाहता, बस ये कहना चाहता हूं, तुम हार नहीं मानना। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगती है तो मुझे बोझ नहीं बनना। मैं चुपचाप पीछे हट जाऊंगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। याद रखना, तुम IAS नहीं बनोगी, तुम उससे भी बड़ी इंसान बनोगी। सूरज। एक दिन आराध्या के पास एक फाइल आई। फाइल में लिखा था, सरकारी स्कूल को बंद करने का प्रस्ताव। छात्र संख्या कम है, बजट व्यर्थ जा रहा है। आराध्या ने नाम देखा, विद्यालय वही जहां सूरज पढ़ाता था। कलम उसके हाथ में कांपने लगी। सिस्टम की भाषा साफ थी, क्लोज स्कूल, बच्चों को दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट करो। एक IAS अफसर के तौर पर यह निर्णय सही था, लेकिन एक इंसान के तौर पर उसे याद आया सूरज का कहना, अगर एक बच्चा भी अंधेरे से बाहर आ जाए। उस रात आराध्या ने पहली बार कानून नहीं, अंतरात्मा चुनी। उसने फाइल रोक दी। अपने करियर के पहले साल में उसने सिस्टम से टकराने का जोखिम लिया। और अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंची तो देखा सूरज बच्चों के साथ पेड़ के नीचे पढ़ा रहा था, क्योंकि छत टपक रही थी। लेकिन आज एक दृश्य अलग था।
स्कूल के पुराने पीपल के नीचे गीली जमीन पर दरी बिछी हुई थी। उस पर गोल घेरा बनाकर बच्चे बैठे थे। किसी के पैरों में चप्पल नहीं, किसी की स्लेट टूटी हुई तो किसी की किताब आधी फटी हुई, और उनके बीच सूरज खड़ा था। हाथ में चौक नहीं, डंडा नहीं, सिर्फ एक पतली सी टहनी। वो जमीन पर अक्षर बना रहा था, धीरे धीरे, सब्र के साथ। अ से अनार। उसकी आवाज में न कोई शिकवा था, न कोई गुस्सा। ऊपर से पीपल के पत्तों से पानी की बूंदें टपक रही थी, कभी बच्चों की कॉपी पर तो कभी सूरज के कंधे पर। किसी बच्चे ने कहा, सर, आपकी शर्ट गीली हो रही है। सूरज मुस्कुरा दिया, बोला, शर्ट सूख जाएगी, लेकिन अगर आज पढ़ाई रुक गई तो तुम्हारा सपना सूख जाएगा। वो दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके हाथ में फाइल थी जिसमें आदेश थे, नियम थे और कागजी सच्चाइयां थीं। वो पल आराध्या को आईएएस बनने से भी बड़ा लगा। उसी दिन उसने तय किया, मैं अफसर बनकर अगर किसी सूरज को मिटा दूं तो ये पद व्यर्थ है। जिला सभागार आज कुछ अलग था। बाहर बड़े बड़े बैनर लगे थे, जिला सम्मान समारोह। अंदर रोशनी, फूलों की सजावट, मंच पर चमकते पदक और पहली पंक्ति में बैठे अधिकारी, नेता, पत्रकार। पर सभागार के एक कोने में सूरज मिश्रा वैसे ही साधारण कपड़ों में चुपचाप बैठा था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका नाम भी आज बुलाया जाएगा। मंच से आवाज गूंजती है, इस वर्ष का विशेष जनसेवा सम्मान जिला शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ योगदान के लिए श्री सूरज मिश्रा को दिया जाता है। पूरा सभागार तालियों से भर जाता है और तभी सूरज की नजर मंच पर खड़ी उस अधिकारी पर पड़ती है जो ये सम्मान सौंपने वाली थी। आईपीएस अधिकारी आराध्या। वही आराध्या जिसके सपनों के लिए उसने अपने सपने चुपचाप दबा दिए थे। वही आराध्या जिसने ऊंचाई पर पहुंचकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज के कदम धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हैं। तालियां तेज हैं, लेकिन उसके कानों में बस अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। आराध्या औपचारिक मुस्कान के साथ पुरस्कार आगे बढ़ाती है। उनकी आंखें मिलती हैं। एक पल के लिए पूरा सभागार मानो थम सा जाता है। माइक सूरज के सामने है। सबको लगता है वो धन्यवाद देगा, सरकार की तारीफ करेगा, लेकिन सूरज बोलता है, मैं इस सम्मान के लिए शासन का धन्यवाद करता हूं। थोड़ा रुकता है, फिर उसकी आवाज हल्की कांपती है, पर आज मैं ये पुरस्कार अपने लिए नहीं मानता। सभागार में सन्नाटा। ये सम्मान उन सब के लिए है जो बिना नाम के किसी और के सपनों की नींव बन जाते हैं। लोग चौंकते हैं। सूरज आगे कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी बड़ा पद नहीं चाहा, कभी शोहरत नहीं चाही। मैंने बस एक इंसान को आगे बढ़ते देखना चाहा। उसकी नजर अनायास ही आराध्या पर चली जाती है। कभी कभी हम जिनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, वही लोग सब कुछ पा लेने के बाद हमें भूल जाते हैं। सभागार में कई आंखें नम हो चुकी थीं। सूरज की आवाज अब साफ कांप रही थी। लेकिन आज जब वही इंसान इस मंच पर खड़ा है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अगर मेरे त्याग से देश को एक ईमानदार अधिकारी मिली तो मेरा जीवन सफल है। इतना कहते ही सूरज की आंखें भर आती हैं। पूरा सभागार खड़े होकर तालियां बजाता है और मंच पर खड़ी आईपीएस आराध्या, उसकी आंखों से आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। समारोह समाप्त होता है। लोग निकल जाते हैं। सभागार का कोना खामोश हो जाता है। आराध्या धीरे धीरे सूरज के पास आती है। अब न कोई मंच है, न पदक, न माइक, बस दो इंसान हैं। आराध्या कांपती आवाज में कहती है, सूरज, आज मुझे आपसे नहीं, अपने आप से शर्म आ रही है। सूरज कुछ नहीं बोलता। आराध्या उसके पैरों के पास रुक जाती है। मैंने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया, आपके त्याग को मजबूरी समझ लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते जाते हैं। अगर आज मैं इस वर्दी में हूं तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। मुझे माफ कर दीजिए सूरज। बस वो उसे देखता रहता है। आराध्या फूट फूट कर रो पड़ती है और सूरज मुस्कुरा देता है। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी है, संतोष भी है और अधूरा प्रेम भी। सूरज, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। आराध्या चौंकती है। क्या? सूरज की आवाज भारी हो जाती है।
जिस साल तुम इंटरव्यू में असफल हुई थी, उसी साल डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि मेरी किडनी में गंभीर समस्या है। आराध्या की आंखें फैल जाती हैं। इलाज महंगा था और मुझे पता था अगर तुम्हें पता चलता तो तुम पढ़ाई छोड़ देती। वो गहरी सांस लेता है। इसलिए मैंने चुप रहना चुना। तलाक के बाद भी इलाज कराया, लेकिन तुम्हें कभी बताया नहीं। आराध्या का शरीर कांपने लगता है। तो तुमने मुझे इसलिए जाने दिया ताकि मैं टूट ना जाऊं? सूरज हल्की मुस्कान से कहता है, प्यार कभी अपने दर्द का बोझ दूसरे के सपनों पर नहीं डालता। आराध्या उसके पैरों के पास बैठ जाती है, पहली बार एक IAS अधिकारी नहीं, एक टूटती हुई स्त्री बनकर। जब आराध्या ने दूसरा मौका मांगा तो सूरज का तबादला हो गया और तब आराध्या टूट गई। मैंने तुम्हें एक बार खोया था, अब नहीं। आंखों में आंसू, आवाज कांपती हुई। सूरज ने कहा, माफी स्वीकार है, लेकिन रिश्ता फिर से जोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसी पल तबादला रद्द होने की खबर आई। सूरज मुस्कुराया और पहली बार बोला, शायद किस्मत हमसे आखिरी सवाल पूछ रही है। आज दोनों फिर साथ हैं, एक अफसर, एक शिक्षक, लेकिन इस बार पद नहीं, इंसान आगे है। आखिरी पंक्तियां। दोस्तों, कभी कभी हम जीत तो जाते हैं पर खुद से हार जाते हैं।